अगला जो है वो कहता है कि केंद्रोन्मुख संविधान, अर्थात संविधान ऐसा है जो कैसा है, मोर सेंट्रल बेस्ड है, या मोर सेंट्रल यानी कह सकते हैं कि केंद्रोन्मुख है, केंद्र की ओर जो है। समझ शक्तियां पर कहीं शक्तियां कैसी हैं, केंद्र के पास है। केंद्र कैसा होगा, केंद्र क्या करेगा, यहाँ पर मजबूती के साथ कार्य करेगा, कंट्रोल करेगा। तो अगली जो विशेषता है वो कहता है केंद्रोन्मुख संविधान या फिर सेंट्रल बेस्ड कॉन्स्टिट्यूशन। ये तो केंद्रोन्मुख संविधान में अगर हम देखें तो हम ये कह सकते हैं कि आर्टिकल 1 कहता है, अनुच्छेद 1 कहता है कि भारत राज्यों का संघ होगा, भारत राज्यों का संघ, यानी राज्य मिलकर भारत को बनाएंगे। कोई भी राज्य भारत से अलग नहीं हो सकता किसी भी कंडीशन में। अगर ये इंडिया है, इसमें वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो ये क्या नहीं होंगे, भारत से अलग नहीं होंगे किसी भी कंडीशन में। जबकि अमेरिका जो है, यूएसए जो है, वहां पर 50 जो राज्य है, ये राज्य चाहे तो उससे अलग हो सकते हैं, अमेरिका से क्या हो सकते हैं, अलग हो सकते हैं और खुद का एक देश अलग से बना सकते हैं। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है, भारत के राज्य क्या नहीं होंगे, भारत से अलग नहीं होंगे। तभी तो इसको कहते हैं क्या, भारत राज्यों का संघ होगा। अर्थात आर्टिकल 1 कहता है, संविधान का अनुच्छेद 1 कहता है भारत क्या है, राज्यों का संघ है, यहां से अलग नहीं होगा कोई, भारत से कोई यहां पर अलग नहीं होगा। तो ये चीज ये कहता है संविधान कैसा है, केंद्र उन्मुख, यानी जो राज्य हैं उन राज्यों पर नियंत्रण किसका है, केंद्र का है। दूसरी बात, केसी बियर एक जो संविधानविद रहे हैं, एक व्यक्ति रहे हैं, उन्होंने भारत के संविधान को अर्धसंघीय संविधान कहा है। जो केसी बियर है, इन्होंने भारत के संविधान को कहा है अर्धसंघीय, कि भारत का संविधान कैसा है, भारत कैसा है, अर्धसंघीय है। ये उन्होंने कहा, एक शब्द यूज किया है अर्धसंघीय, इसका मतलब यह क्वासी फेडरल, क्वासी फेडरल। इन्होंने कहा है भारत कैसा है, अर्धसंघीय है, अर्थात भारत कैसा है, क्वासी फेडरल है। वह एक ऐसा संघ है जिसमें केंद्रीयकरण की सशक्त प्रवृत्ति है। भारतीय संविधान में संघात्मक संविधान के सभी प्रमुख लक्षण हैं, या भारत का जो संविधान है वो कैसा है, संघात्मक है, सभी लक्षण। जैसे कि आपातकाल की स्थितियां किसके पास है, केंद्र सरकार के पास। केंद्र सरकार क्या करता है, राज्यों पर भी कंट्रोल कर सकता है, राष्ट्र क्या नाम उसके, राज्यपाल के माध्यम से। क्योंकि सामान्य तौर पे कहा जाता है कि राज्यपाल किसका एजेंट है, केंद्र सरकार का एजेंट है। राज्यपाल क्या है, केंद्र सरकार का एजेंट है, और उस पर क्या होगा, कंट्रोल यहाँ पर सामान्य तौर पर कौन कर सकती है, केंद्र सरकार कर सकती है। आर्टिकल 249 अनुच्छेद 249 के अकॉर्डिंग अगर राज्यसभा अपने यहाँ उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से यह पारित कर दे कि राज्य सूची में, राज्यसभा अपने यहाँ उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से यह पारित कर दे कि राज्य सूची में या राज्य सूची का कोई विषय जो राष्ट्रीय महत्व का है और इस पर कानून संसद को बनाना चाहिए, तो संसद क्या करेगी, इस पर कानून बना सकती है। आर्टिकल 312 ऐसे ही, आर्टिकल 312 के अकॉर्डिंग अगर राज्यसभा अपने यहाँ उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से पारित कर दे कि देश में एक नई अखिल भारतीय सेवा की जरूरत है, तो क्या होगा, संसद क्या करेगी, एक नई अखिल भारतीय सेवा का सृजन करेगी। तो इन अधिकारों से हम, इन चीजों से हम कह सकते हैं कि भारत का संविधान कैसा है, संघात्मक है, या फिर हम कह सकते हैं कि भारत का संविधान कैसा है, केंद्र सरकार की ओर या फिर केंद्र की ओर कैसा है, झुका हुआ है थोड़ा, और राज्यों के पास पूरी शक्तियां कैसी हैं, थोड़ी सी कम दिखाई देती हैं। या फिर हम कहें कि केंद्रोन्मुख संविधान ये होगा, और अर्धसंघीय संविधान की उन्होंने क्या की है, बात की है। साथ ही साथ न्यायपालिका तो कैसी है, न्यायपालिका कैसी है, न्यायपालिका सर्वोच्च है, संविधान कैसा है, लिखित है, संघात्मक व्यवस्था भी है देश में। लेकिन इन चीजों से दिखाई देता है कि थोड़ा बहुत क्या है कि संविधान कैसा है, थोड़ा बहुत जो शक्तियां हैं वो शक्तियां किसके पक्ष में है, केंद्र सरकार के पक्ष में है। तो केंद्र सरकार के पक्ष में कैसी है, राष्ट्रपति के द्वारा। राष्ट्रपति क्या करेगा, आर्टिकल 356 के द्वारा राज्य की सरकारों को बर्खास्त करेगा। तो स्थिति अलग है, कैसे करेगा वो चीज अलग है, लेकिन ये ठीक है। दूसरा, राज्यपाल, राज्यपाल ये इसी में देखना, एक आर्टिकल 200 है, अनुच्छेद 200, अनुच्छेद 200 ये कहता है कि अगर राज्य की विधानसभा या राज्य के विधानमंडल ने कोई विधेयक पारित किया है, सामान्य तौर पर कोई विधेयक पारित किया है, तो जब वह विधेयक राज्यपाल के पास जाएगा तो राज्यपाल का यह विवेकानुसार यह वो निर्णय ले सकता है कि इस विधेयक को हमें राष्ट्रपति के पास भेजना है कि नहीं भेजना है। सामान्य तौर पर ये क्या करता है, राज्यों पर प्रेशर डालने की बात यहाँ पर होती है, फिर राज्य पर कंट्रोल करने की बात भी हो सकती है। तो राज्यपाल क्या है, राज्यपाल केंद्र सरकार का एजेंट है। भाई राष्ट्रपति करता है राज्यपाल की नियुक्ति, नियुक्ति कौन करेगा,
राष्ट्रपति किसकी? राज्यपाल की, गवर्नर की। और राज्यपाल क्या होता है? राज्यपाल राज्य की कार्यपालिका का प्रधान होता है। और राज्यपाल एजेंट किसका है? केंद्र सरकार का। भाई केंद्र सरकार जिस व्यक्ति को कहेगी, राष्ट्रपति उसी व्यक्ति को क्या बनाएगा? राज्यपाल बनाएगा। राष्ट्रपति अपने यहाँ पर विवेक से कार्य नहीं करेगा, राष्ट्रपति उसी व्यक्ति को, अर्थात केंद्र सरकार द्वारा या मंत्रिपरिषद के द्वारा नाम निर्देशित किए गए व्यक्ति को राज्यपाल बनाएगी। कौन? राष्ट्रपति क्या करेगा? राज्यपाल बनाएगा। और सामान्य तौर पे हम देखते हैं राज्यपाल और इनका विवाद क्या है, सामने आता रहता है। जैसे कि दिल्ली में जो क्या कहते हैं कि जो क्या नाम, जो उपराज्यपाल हैं, उनका और अरविंद केजरीवाल के विवाद क्या थे, सामने आए थे। और सामान्य तौर पर अभी लग रहा था कि वहां पर शासन किसका है? राज्यपाल का। तो राष्ट्रपति शासन क्या है? एक टूल्स बन गया था शुरुआत में कि जिसका प्रयोग करते थे राज्यों को कंट्रोल करने के लिए। अब तक अगर देखा जाए तो 125 से अधिक बार क्या हो चुका है, भारत में कई राज्यों में राष्ट्रपति शासन लग चुके हैं। और राष्ट्रपति शासन कई बार तो ऐसे लगाया गया सरकार को बर्खास्त करने के लिए। जब एनडीए की सरकार आती है तो आई थी शुरुआत में, तो उन्होंने बर्खास्त किया। उसके पहले कांग्रेस की आई थी तो उन्होंने कई राज्यों की सरकारों को बर्खास्त कर दिया था। उत्तर प्रदेश के साथ भी ऐसा ही हुआ था कि इनकी सरकार को क्या कर दिया गया था? बर्खास्त कर दिया गया था। अभी कुछ समय पहले जम्मू एंड कश्मीर का मैटर ऐसा ही हुआ। यहां पर क्या किया एनडीए ने और महबूबा मुफ्ती, इन लोगों ने मिलकर सरकार बनाई। एनडीए यानी नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, जो बीजेपी और बीजेपी की अन्य सहयोगी पार्टियां हैं, इनने मिलकर क्या की? सरकार बनाई। पर बीजेपी ने और महबूबा मुफ्ती ने क्या बनाई? सरकार बनाई। बाद में सरकार ने क्या कर दिया? बीजेपी ने क्या कर दिया? समर्थन वापस ले लिया और इनकी सरकार गिर गई। तो ये चीज, तो ये इनका एक कह सकते हैं कि इसको टूल्स के रूप में प्रयोग करते हैं। भी क्या है? केंद्र सरकार की है। ऐसी अखिल भारतीय सेवाएं, अखिल भारतीय जो सेवाएं वो भी क्या है? कंट्रोल क्या नाम काम तो करते हैं राज्यों में, लेकिन नियंत्रण में रहते हैं कहां पर? सामान्य तौर पे नियुक्ति कहां से होती है? ऊपर से होती है, राष्ट्रपति के द्वारा होती है। तो ये चीजें कंट्रोल करती हैं। तो केंद्र के पास क्या है? केंद्र के पास संविधान में थोड़ी शक्तियां कैसी हैं? ज्यादा दिखाई देती हैं। तो ये क्या है? कहेंगे केंद्रोन्मुख संविधान में इसको कहेंगे कि कैसी है? केंद्रोन्मुख क्या है? भारत का संविधान थोड़ा दिखाई देता है। मुद्दा बहुत बड़ा है, इशू भी बहुत बड़ा है, लेकिन समझना है थोड़ी सी चीजों को कि क्या है। जब आगे टॉपिक्स आएंगे तब वहां देखेंगे क्या डिस्कस वहां पर होगा। ठीक है, अगला यहाँ पर है एकल नागरिकता। हमारे संविधान की बड़ी विशेषता है, यहाँ की नागरिकता कैसी होगी? एकल होगी। यहाँ की नागरिकता कैसी होगी? एकल, अर्थात नागरिकता जो होगी वो भारत की होगी। किसकी होगी? भारत की, किसी और की नहीं होगी। जबकि यूएसए में क्या है? यूएसए का कोई नागरिक है तो उसके पास दो नागरिकता होंगी, एक तो वो जिस राज्य में रह रहा है उस राज्य की नागरिकता, और एक अमेरिका की नागरिकता। जबकि हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ अगर कोई व्यक्ति, भारत का कोई व्यक्ति जो है वो किसी भी राज्य में रह रहा हो तो उसके पास राज्य की नागरिकता तो होगी नहीं, आइडेंटिटी उसकी एक होगी, इंडियन की या फिर भारतीय की। तो नागरिकता कैसी होगी? एकल। और ये प्रोविजन जो हमने लिया है एकल नागरिकता का, ये प्रोविजन हमने लिया है ब्रिटेन से। ये प्रोविजन हमने लिया है ब्रिटेन से कि हमारी नागरिकता कैसी होगी? एकल नागरिकता होगी। ये यहाँ पर कहा गया है। तो नागरिकता कैसी होगी? सिटीजनशिप कैसी होगी? जो सिटीजनशिप होगी वो हमारी सिंगल होगी, सिंगल होगी। यानी भारतीय संविधान में कैसे कहा गया है? भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान किया गया है, जो हमने कहां से लिया है? ब्रिटेन से। जबकि यूएसए में कैसी है? दोहरी नागरिकता है, दोहरी नागरिकता है यूएसए में। अगर कोई व्यक्ति भारत का नागरिक है, वो किसी अन्य देश की नागरिकता ले लेता है तो उसकी नागरिकता यहाँ पर समाप्त हो जाएगी, भारत की नागरिकता, क्योंकि ये प्रोविजन ही नहीं करता है दोहरी नागरिकता का। हाँ, कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जिनको अन्य देशों की नागरिकता मिली है तो वो वहां पर क्या है कि प्रोविजन की गए, उनके आधार पर अन्य देश की नागरिकता ले सकते हैं। तो सामान्य तौर पर क्या है कि भारत की नागरिकता कैसी है? एकल होगी। ये संविधान प्रोविजन करता है। दूसरी बात, संविधान वयस्क मताधिकार की बात करता है। वयस्क मताधिकार की बात करता है संविधान। वयस्क मताधिकार का मतलब है यहाँ पर नागरिक जो है वो क्या करेंगे? मत का प्रयोग करेंगे, वोट देंगे। आर्टिकल 326 कहता है कि भारत के समस्त नागरिक जो 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हैं वो क्या है? वोट देने के अधिकारी हैं, वोट देंगे। जो 18 वर्ष की आयु क्या कर चुके हैं? पूरी कर चुके हैं, वो क्या है? वोट देंगे। अनुच्छेद 326 कहता है, अनुच्छेद 326 हमें मत देने का अधिकार प्रदान करता है। यहाँ पर हमें मत देने या फिर वोट देने का अधिकार प्रदान करता है। वोट देने का अधिकार व्यक्ति के ऊपर डिपेंड करता है कि वो दे या फिर ना दे, ये उसके ऊपर डिपेंड करेगा। लेकिन कौन वोट देगा? जो 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुका है। कुछ इस पर प्रतिबंध भी हैं, कुछ प्रतिबंध भी है, वो अलग चीजें हैं, बाद में डिस्कस होगा कि हमें ध्यान रखना है 18 वर्ष की आयु वाला व्यक्ति क्या करेगा? वोट यहाँ पर दे सकता है।
पहले यहाँ पर आयु का प्रोविजन था 21 वर्ष। पहले 21 वर्ष का व्यक्ति क्या कर सकता था, वोट दे सकता था भारत में। 21 वर्ष का व्यक्ति क्या कर सकता था, वोट दे सकता था। लेकिन 61वें संविधान संशोधन 1989 के द्वारा, 61वां संविधान संशोधन हुआ संविधान में, कब हुआ, 1989 में। 61वां संविधान संशोधन कब हुआ, 1989 में। और इसके द्वारा कहा गया कि जो वोट देने की आयु है वो 21 वर्ष से घटा के 18 वर्ष कर दी जाती है। तो अब क्या होगा, 18 वर्ष का व्यक्ति क्या करेगा, वोट यहाँ पर डालेगा। तो 21 वर्ष से घटा के कितनी कर दी गई, 18 वर्ष। कब कर दी गई, 61वें संविधान संशोधन 1989 के द्वारा, अर्थात यहाँ पर आयु में क्या की गई, 3 वर्ष की कमी की गई। तो ये 3 क्वेश्चन यहाँ पर बनते हैं। पहला कि किस संविधान संशोधन के द्वारा, किस वर्ष और कितने वर्ष की आयु की कमी की गई है, और किस आर्टिकल के द्वारा। या फिर मताधिकार भारत में कैसा है, तो वयस्क मताधिकार यहाँ पर है। ये भी एक संविधान की विशेषता है, भारतीय संविधान की विशेषता है कि यहाँ पर क्या करते हैं, वयस्क मताधिकार वोट देते हैं, यानी ऐसे व्यक्ति वोट देते हैं जिनकी आयु 18 वर्ष है और जो कुछ योग्यताएं उनकी निर्धारित की गई है वो होनी चाहिए, वो क्या करेंगे, वोट वहां पर देंगे। जो 2019 में जो चुनाव हुआ था लोकसभा का, 2019 की लोकसभा में भारत में वोट देने वाले नागरिकों की संख्या 90 करोड़ के आसपास थी। यानी 90 करोड़ के आसपास लोग क्या कर रहे थे, वोट देंगे। ये यानी भारत में अगर देखें तो वर्तमान में 90 करोड़ के प्लस क्या है, ऐसे नागरिक हैं जो वोट देने के योग्य हैं। तो भारत दुनिया का क्या है, भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र। सबसे पुराना कौन है, यूएसए, लेकिन सबसे बड़ा कौन सा है, भारत। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। और यहाँ पर क्या होता है, विशाल मात्रा में, इतनी तो किसी देश की जनसंख्या है ही नहीं, 90 करोड़ लोग यहाँ पर वोट डालने के लिए तैयार थे। कहां पर, 2019 के चुनाव में। हालांकि इतने की व्यवस्था थी, अब डाले कितने ने है वो अलग बात है, लेकिन व्यवस्था 90 करोड़ लोगों की गई थी, क्योंकि 90 करोड़ से अधिक लोग क्या थे, वोट डालने वाले थे। तो दुनिया का सबसे बड़ा चुनाव हुआ था ये 2019 की लोकसभा का। तो ध्यान में रखना है, भारत क्या है, यहाँ पर 61वां संविधान संशोधन, आयु प्रोविजन, ये सब यहाँ पर ध्यान में रखने वाली चीजें हैं। ये क्या होती है, रिपीट होती है बार बार। इसके बाद देखो, इसके बाद संविधान की सर्वोच्चता। अगला जो हमारा संविधान की विशेषताएं हैं उसमें अगला है संविधान की सर्वोच्चता। अगला जो क्या है, संविधान की सर्वोच्चता। संविधान की सर्वोच्चता, ये संविधान की सर्वोच्चता कैसे, भारत में क्या है, सर्वोच्च क्या है, संविधान है। सर्वोच्च क्या है, संविधान है। जबकि ब्रिटेन में संसद सर्वोच्च है। जो ब्रिटेन है, ब्रिटेन में संसद क्या है, सर्वोच्च है। ब्रिटेन में क्या है, संसद क्या है, सर्वोच्च है। तो भारत में क्या है, भारत में संविधान सर्वोच्च है। कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है भारत में, सुपीरियर है, फिर सबसे बड़ा क्या है, संविधान है। जबकि अमेरिका में न्यायपालिका सर्वोच्च है। यूएसए में क्या है, न्यायपालिका सर्वोच्च है। यूएसए की न्यायपालिका कैसी है, सर्वोच्च है। क्योंकि भारत में क्या है, भारत में संविधान की सर्वोच्चता है, या भारत में सर्वोच्च क्या है, संविधान। भारत में सर्वोच्च क्या है, संविधान। तो ब्रिटेन में क्या है, ब्रिटेन में सर्वोच्च संसद है। ब्रिटेन में सर्वोच्च क्या है, संसद है। जबकि यूएसए में न्यायपालिका सर्वोच्च है और भारत में क्या है, संविधान। ये चीजें, तीनों चीजें अलग अलग बिल्कुल कि क्या है। तो भारत में संविधान की सर्वोच्चता स्थापित की गई है। संविधान की सर्वोच्चता, अगर किसी कोई भी कानून बनाया जाता है और वह अगर संविधान का उल्लंघन कर रहा है तो वो क्या हो जाएगा, कानून रद्द हो जाएगा, वो कानून क्या हो जाएगा, खारिज हो जाएगा। और संविधान को एक्सप्लेन करने का अधिकार किसके पास है, संविधान को एक्सप्लेन करने का अधिकार हमारे सुप्रीम कोर्ट के पास है। सुप्रीम कोर्ट संविधान को एक्सप्लेन करेगा, संविधान को परिभाषित करेगा। और संविधान कैसा है, हमारे यहाँ सर्वोच्च है। जबकि ब्रिटेन में कैसा है, संसद सर्वोच्च है। यूएसए में न्यायपालिका सर्वोच्च है और भारत में क्या है, संविधान सर्वोच्च है। तो ये चीजें कैसी हैं, ये हमारे यहाँ की क्या है, विशेषताएं हैं संविधान की, कि भारत में शक्ति के स्रोत के रूप में संविधान सर्वोच्च है। और संविधान शक्ति की सर्वोच्च सत्ता किसको देता है, भारतीय जनता को, पीपल्स को। तो ये चीजें, ये 3 चीजें यहाँ पर ध्यान में रखना है कि सर्वोच्चता क्या है भारत में संविधान के, तीनों अलग अलग देशों में, ठीक है, या फिर अलग अलग देशों में क्या है, ये स्थिति बनती है। अगला यहाँ पर जो है, अगला है संकटकालीन प्रावधान। हमारे संविधान की एक बड़ी विशेषता है कि संविधान में क्या है, संकटकालीन प्रोविजन दिए गए हैं। जो संकटकालीन प्रावधान है वो दिए गए। भाई संकट काल में हम क्या करेंगे,
संकट काल में हमें हमारे पास क्या क्या शक्तियां होंगी, कैसे हम काम करेंगे, तो ये प्रोविजन भी यहाँ पर किया गया है। तो भारतीय संविधान में 3 प्रकार के संकट काल की चर्चा की गई है। जो भारतीय संविधान है उसमें कितने प्रकार के, 3 प्रकार के संकट काल की चर्चा यहाँ पर की गई है। पहला जो संकट काल है वो अनुच्छेद 352 में है। आर्टिकल 352 कहता है कि अगर भारत पर कोई बाह्य आक्रमण होता है या युद्ध होता है किसी से या फिर सशस्त्र विद्रोह होता है तो आर्टिकल 352 का प्रयोग किया जाएगा। सामान्य तौर पे जो संकटकालीन प्रावधान है ये 3 प्रकार के हैं, अर्थात भारत के संविधान में 3 प्रकार के संकट की बात की गई है। पहला जो संकट है वो आर्टिकल 352, ठीक है। दूसरा जो है वो है आर्टिकल 356 और तीसरा जो है वो है आर्टिकल 360 या फिर हम कहें संविधान के भाग 18। संविधान का जो भाग 18 है इसमें क्या है, संकटकालीन प्रावधान किए गए हैं। संविधान के भाग 18 में अनुच्छेद कितने से, अनुच्छेद 352 से लेकर 360 के बीच में क्या है प्रोविजन किए गए हैं। और जो संकटकालीन प्रावधान जो हमने लिए हैं वो हमने लिए हैं जर्मनी से। कहां से, जर्मनी से। तो जो भारत के संविधान की एक अन्य या फिर अनोखी विशेषता है वो क्या है, संकटकालीन प्रोविजन या फिर जो इमरजेंसी प्रोविजन है, संकटकालीन प्रोविजन है, वो हमारी क्या है विशेषताएं हैं संविधान की। और ये हमारे संविधान के भाग 18 में है, अनुच्छेद 352 से 360 के बीच में दिए गए हैं, जो हमने कहां से लिए हैं, जर्मनी से। जर्मनी से कैसे हैं, प्रेरित हैं। और संविधान में 3 प्रकार के संकट की बात की गई है। पहला अनुच्छेद 352 में दिया गया है जो है राष्ट्रीय आपात। राष्ट्रीय आपात, राष्ट्रीय आपात जो है ये वर्तमान में 3 आधारों पर लगाया जाएगा। पहला, वह आक्रमण, भारत पर किसी देश द्वारा क्या कर दिया जाए, आक्रमण कर दिया जाए, तब ये लागू हो जाएगा। दूसरा है युद्ध के द्वारा, भारत सरकार का किसी से युद्ध हो गया है या भारत से युद्ध हो गया है या फिर किसी ने युद्ध छेड़ दिया है, तब होगा। तीसरा होगा सशस्त्र विद्रोह। सशस्त्र विद्रोह, ये 3 प्रकार से क्या होगा, भारत में आपातकाल लगाया जाएगा। कौन सा आपात, राष्ट्रीय आपात। अब देखो, वह आक्रमण, युद्ध और सशस्त्र विद्रोह। पहले क्या था, सशस्त्र विद्रोह की जगह पे एक शब्द शामिल था जिसका नाम था आंतरिक विद्रोह। आंतरिक विद्रोह ये शब्द था, इसको परिवर्तित करके बनाया गया क्या, सशस्त्र विद्रोह। ये परिवर्तन हुआ था 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। 1978 के द्वारा संविधान में क्या हुआ, 1978 में एक संविधान संशोधन हुआ जिसको कहते हैं 44वां संविधान संशोधन। उसके द्वारा क्या किया गया, उसके द्वारा संविधान के अनुच्छेद 352 में परिवर्तन किया गया और यहाँ पर जो आंतरिक विद्रोह नामक शब्द था इसको अलग करके सशस्त्र विद्रोह बनाया गया। जब 1975 में इंदिरा जी ने जो आपातकाल लगाया था, उस आपातकाल को लगाने का आधार आंतरिक विद्रोह ही था। आंतरिक विद्रोह ही था, इसलिए इसको परिवर्तित किया गया और ये कहा गया कि जब भारत में राष्ट्रीय आपात लगाया जाएगा तो मंत्रिपरिषद की जो सहमति होगी वो लिखित होगी। वो कैसी होगी, लिखित होगी। जब मंत्रिपरिषद लिखित रूप में राष्ट्रपति से कहेगा तब राष्ट्रपति क्या करेगा, राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा करेगा। जबकि इंदिरा जी ने जब राष्ट्रीय आपात लगाया था तो मंत्रिपरिषद से सहमति ली ही नहीं थी। जब राष्ट्रीय आपात लगा दिया गया उसके बाद मंत्रिपरिषद के पास जानकारी पहुंची। ऐसे ही जब 1969 में उन्होंने क्या किया, 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया, तब वित्त मंत्री थे मोरारजी देसाई। और मोरारजी देसाई से कंसल्ट या परामर्श किए बिना ही क्या कर दिया, उन्होंने 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया। तो ऐसे यहाँ पर 1975 में क्या कर दिया, आपातकाल लगवा दिया और आंतरिक विद्रोह क्या था, उसका आधार था। इसके बाद क्या हुआ, चुनाव हुआ तो उनकी सरकार गिर गई, जनता मोर्चा की सरकार वहां पर आई, जिन्होंने नारा दिया था इंदिरा हटाओ, इंदिरा ने दिया था गरीबी हटाओ, तो वो मैटर वहां पर। तो आंतरिक विद्रोह क्या थे, यहाँ पर इन 3 आधार पर हम क्या करेंगे, संविधान में राष्ट्रीय आपात का प्रोविजन किया गया है। पहला है कौन सा, वह आक्रमण, दूसरा है युद्ध और तीसरा क्या है, सशस्त्र विद्रोह। आंतरिक विद्रोह पहले था, अब क्या कर दिया है, 44वें संविधान संशोधन द्वारा इसको अलग कर दिया गया है और इसको अलग करके आंतरिक विद्रोह शब्द जोड़ दिया गया है। अगला है अनुच्छेद 356, ये बात करता है राष्ट्रपति शासन की। राष्ट्रपति शासन की, यहां पर इसमें राष्ट्रीय आपात में एक बात और ध्यान रखना कि सहमति क्या होगी, लिखित होगी। और जब राष्ट्रपति उद्घोषणा करेगा आपात की, राष्ट्रपति ने क्या कर दिया, सहमति मिल गई लिखित, और ये उद्घोषणा करेगा, तो ये जो उद्घोषणा होगी ना राष्ट्रीय आपात की, इस उद्घोषणा को संसद द्वारा 1 माह के अंदर स्वीकृत करना होगा, अनुमोदित करना होगा।
तब ये क्या होगा, राष्ट्रीय आपात आगे बढ़ेगा। अर्थात जब राष्ट्रपति के पास लिखित सूचना पहुंच जाएगी और राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा कर देगा, तो उस उद्घोषणा को, राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा को संसद द्वारा, संसद यानी लोकसभा और राज्यसभा द्वारा, लोकसभा राज्यसभा द्वारा 1 माह के अंदर क्या करना होगा, अनुमोदित करना होगा। और जब ये अनुमोदित कर देंगे तो फिर क्या होगा, जो राष्ट्रीय आपात है वो 6 माह के लिए लगा दिया जाएगा। 6 माह के लिए क्या होगा, लगा दिया जाएगा। जैसे ही 6 माह खत्म होने को जा रहे होंगे तो स्थिति को देखते हुए फिर अगर लगता है कि युद्ध चल रहा है, आपात अभी बना हुआ है, तो फिर से क्या करेंगे, संसद से क्या करेंगे, इसको अनुमोदित कराएंगे और फिर से इसको 6 माह के लिए लगा देंगे। फिर से इसको 6 माह के लिए लगा देंगे। ये 6 माह करके अनुमोदित कराते हुए संसद से हर 6 माह बाद इसको करते हुए क्या करेंगे, इसको हम कितने ही समय तक लगा सकते हैं, जब तक आपात खत्म ना हो, जब तक युद्ध खत्म ना हो, 1 साल 2 साल 5 साल जो भी कंडीशन हो उस तक हम लगा सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना 1 माह के अंदर क्या है, इसको अनुमोदित कराना चाहिए और फिर क्या होगी, 6 माह तक इसको लगाया जाएगा। राष्ट्रपति शासन जो है, अगर किसी राज्य का राज्यपाल राष्ट्रपति को यह प्रतिवेदन दे कि इस राज्य की संवैधानिक व्यवस्था कैसी हो चुकी है, ध्वस्त हो चुकी है और यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए, या राष्ट्रपति को ऐसा प्रतीत होता है कि उस राज्य में संवैधानिक तंत्र ठीक ढंग से कार्य नहीं कर रहा है, या फिर उस राज्य की सरकारें केंद्र सरकार के दिए गए निर्देशों के अनुसार कार्य नहीं कर पा रही हैं, तो राष्ट्रपति क्या करेगा, वहां पर या फिर उस राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा कर देगा, या राष्ट्रपति शासन की घोषणा वहां पर क्या हुआ, राष्ट्रपति कर देगा। अब ये जो राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा करेगा, ये उद्घोषणा 2 माह के अंदर, यानी कि जिस दिन करेगा उद्घोषणा उस दिन की तारीख से 2 माह के अंदर संसद के द्वारा इसे अनुमोदित होनी चाहिए। संसद यानी लोकसभा और राज्यसभा इसको क्या करेंगे, अनुमोदित करेंगे। और 6 माह करते हुए इसको हम अधिकतम 3 वर्ष तक लगा सकते हैं। 6 माह करते हुए हम इसको अधिकतम 3 वर्ष तक क्या कर सकते हैं, किसी राज्य में राष्ट्रीय शासन लगा सकते हैं। कैसे, 6 माह करते हुए हर 6 माह में क्या करना होगा, संसद को अनुमोदित उसको करना होगा और 6 माह करके हम क्या करेंगे, अधिकतम 3 वर्ष के लिए किसी राज्य में राष्ट्रीय शासन लगा सकते हैं। अब तक लगभग 125 से अधिक बार क्या हो चुका है, भारत के राज्यों में राष्ट्रीय शासन लग चुका है। सबसे पहले लगा था पंजाब में। पंजाब में सबसे पहले क्या लगा था, राष्ट्रीय शासन लगा था। तब पंजाब को पेप्सू कहा जाता था, PEPSU, पेप्सू राज्य को कहा जाता था, तब यहाँ पर लगाया गया था। इसके बाद वित्तीय आपात, आर्टिकल 360। आर्टिकल 360 ये कहता है अगर राज्य में फाइनेंशियल क्राइसिस या फिर फाइनेंशियल इमरजेंसी आती है तो वित्तीय आफत लगाया जा सकता है। 1991 में ऐसी स्थिति बनी थी। 1991 में ऐसी स्थिति बनी थी जब क्या हो गया था, संकट आया था। तब लग रहा था कि वित्तीय आपात लगेगा, लेकिन भारत ने क्या कर लिया था, अपनी इकोनॉमी में क्या कर लिया, सुधार कर लिया। और भारत में क्या अपनाया, भारत ने अपनाया अपनी इकोनॉमी में उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। इनको अपनाया। इन 3 चीजों को अपनाते हुए क्या कर दिया, अपनी इकोनॉमी कैसी हो गई, ओपन हो गई। भारत की जो इकोनॉमी थी वो क्या हो गई, ओपन इकोनॉमी के रूप में सामने आ गई और हमारी जो स्थिति थी वो क्या हो गई, कंट्रोल में हो गई। इसलिए जो वित्तीय आपात है वो अब तक 0 बार लगा हुआ है, या फिर अब तक इसको नहीं लगाया गया है। अब तक इसको नहीं लगाया गया है। कंडीशन बनी थी लेकिन नहीं लगाया गया यहाँ पर, ठीक है, 1991 के आसपास। अब देखो, वित्तीय आपात अगर देश में लगाया जाता है, वित्तीय आपात अगर देश में लगाया जाता है तो इसकी भी प्रोसेस वही है, क्योंकि 6 माह करके हम क्या करेंगे, उसको जब तक बढ़ाएंगे तब तक वो खत्म नहीं हो जाएगा। तो ये चीज है। तो ये क्या है, ये संविधान के क्या है, प्रोविजन है कि संविधान में 3 प्रकार के संकट कालों की चर्चा की गई है। पहला संकट कौन सा है, राष्ट्रीय आपात। 3 आधार होंगे, वाह आक्रमण, युद्ध और सशस्त्र विद्रोह। पहले था आंतरिक विद्रोह, लेकिन 44वें संविधान संशोधन के द्वारा क्या कर दिया, 1978 के द्वारा इस शब्द को हटा के क्या रख दिया गया, सशस्त्र विद्रोह रख दिया गया। कहा गया कि मंत्रिपरिषद की सहमति लिखित होगी। कैसी होगी, लिखित। और उद्घोषणा के 1 माह के अंदर क्या होगा, उसको हमें पास कराना होगा, कहां से, संसद से। और फिर इसको 6 माह करके हम इसको लगा सकते हैं, या 6 माह करके अनंत काल तक लगा सकते हैं। ऐसे 356 है, फिर 360। ये वित्तीय जो संकटकालीन प्रोविजन है, ये हमारे सामने संविधान की क्या है, एक अनोखी विशेषता के रूप में सामने आती है। अगली जो यहाँ पर विशेषता है वो पंचायतों का गठन। अगली जो विशेषता है हमारे पास वो क्या है, पंचायतों का गठन। अनुच्छेद 40 कहता है डीपीएसपी का
कि राज्य की सरकार जो है, या जो राज्य है, राज्य मतलब केंद्र सरकार, जो सरकार जो राज्य है, या राज्य मतलब केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय प्राधिकार। ये आर्टिकल जो 12 है मूल अधिकार का, वो हमें राज्य की परिभाषा बताता है। अनुच्छेद 40 कहता है, या पर हम कहें संविधान की अगली जो विशेषता है वो है पंचायत है। तो अनुच्छेद 40 कहता है राज्य पंचायतों के गठन के लिए कार्य करेगा। राज्य क्या करेगा? पंचायतों के गठन के लिए कार्य करेगा। अब देखो आर्टिकल 40 है, आर्टिकल 40 कह रहा है कि राज्य प्रयास करेगा पंचायतों के गठन का। राज्य क्या करेगा? प्रयास करेगा किसका? पंचायतों के गठन का, पंचायतों के गठन का। और अनुच्छेद 40 किसमें है? डीपीएसपी में। और डीपीएसपी न्याय योग्य है नहीं, तो राज्य कब प्रयास करेगा? जब राज्य के पास व्यवस्था होगी, तब राज्य क्या करेगा? प्रयास करेगा। सबसे पहले क्या होगा? 2 अक्टूबर 1952 को, 2 अक्टूबर 1952 को क्या हुआ? सामुदायिक विकास कार्यक्रम शुरू किया गया। इसके पहले अगर हम देखें तो भारत में पंचायती राज मंत्रालय बनाया गया था। एक मंत्रालय बनाया गया था पंचायती राज, पंचायती राज मंत्रालय यहां पर बना था। और इसके जो मंत्री थे वो थे एस के डे को इसका मंत्री बनाया गया। और 2 अक्टूबर 1952 को एक कार्यक्रम शुरू हुआ। कौन सा कार्यक्रम था? सामुदायिक विकास कार्यक्रम। और सामुदायिक विकास कार्यक्रम जो हम उसमें इकोनॉमी में चर्चा की है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम को प्रचारित करने के लिए 1953 में एक योजना चली जिसका नाम था राष्ट्रीय प्रसार योजना। यह राष्ट्रीय प्रसार कार्यक्रम के नाम से ये चली। ठीक है, इसके बाद देखिए फिर क्या होगा? 1957 में एक कमेटी बनी। 1957 में एक कमेटी बनी जिसका नाम था बलवंत राय मेहता समिति। बलवंत राय मेहता समिति, इसकी बात, ये कमेटी बनी, इसको हम कहते हैं BR मेहता कमेटी। इसने कहा कि भारत में पंचायतें होनी चाहिए। भारत में क्या होनी चाहिए? पंचायतें होनी चाहिए। और इसने भारत में स्थानीय जो स्वशासन था इसको त्रिस्तरीय रूप में कहने की बात की कि 3 स्तर इसके होने चाहिए, 1, 2 और 3। जैसे ग्राम पंचायतें, पहले इसने कहा ग्राम में होनी चाहिए ग्राम सभा, और फिर पंचायत पर होनी चाहिए पंचायत, और तीसरी होनी चाहिए जिला पंचायत, तीसरी जिला पंचायत। ये बात की इसने। बलवंत राय मेहता समिति की स्थापना की गई और इसका काम यह था कि स्थानीय स्वशासन की बात करें, या फिर हम लोकल गवर्नमेंट की बात करें, और लोकल गवर्नमेंट क्या करेगी? हमें बताएगी कि हमें कैसे डेवलपमेंट करना है। तो यहाँ पर जो बलवंत राय मेहता समिति बनी, इसमें त्रिस्तरीय पंचायतों की, त्रिस्तरीय स्थानीय शासन की बात की, जिसमें पहला क्या था? ग्राम सभा, दूसरी थी पंचायत स्तर पर जो ब्लॉक होता है वो, और तीसरी क्या थी? जिला पंचायत। ये अब बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश को क्या किया? सरकार ने स्वीकार किया। और सरकार ने क्या किया? 2 अक्टूबर 1959 को सरकार ने क्या कर दिया? राजस्थान के नागौर से क्या किया? जवाहरलाल सरकार ने पंचायती राज की शुरुआत कर दी। अर्थात राजस्थान भारत का पहला राज्य बना जहां पर पंचायतों की व्यवस्था क्या कर दी गई थी? शुरू कर दी गई थी। राजस्थान के बाद शुरू करता है आंध्र प्रदेश, और फिर करता है असम, और इसके बाद करता है तमिलनाडु। तो ये 4 राज्य क्या है? क्रम से हैं कि सबसे पहले कहां पर हुई थी? राजस्थान के नागौर में पंचायती राज की व्यवस्था, पंचायती स्थानीय स्वशासन। इसके बाद आंध्र प्रदेश में, फिर असम में, फिर तमिलनाडु में। अभी हाल ही में यूपी में क्या है? इसी का चुनाव है, इलेक्शन है पंचायतों का। तो फिर क्या है? अनुच्छेद 243 में इसका प्रोविजन बाद में किया गया। या फिर हम देखें कि जो पंचायतें हैं, पंचायतें यहाँ पर हो गई, सब ठीक हो गया भाई, पंचायतें लागू होने लगी। लेकिन पंचायतों को अभी संवैधानिक दर्जा नहीं मिला था, संवैधानिक दर्जा पंचायतों को नहीं मिला था। और जब तक संवैधानिक दर्जा नहीं मिलता तब तक पंचायतें किसी राज्य में स्थापित हो नहीं सकती थी। तो फिर क्या होगा? राजीव गांधी सरकार 64वां संविधान संशोधन लेकर आई, लेकिन लोकसभा ने तो पास कर दिया, राज्यसभा ने पास नहीं किया। तो क्या हो गया? खत्म हो गए, पंचायतों से संबंधित था। और 65वां भी लेकर आई राजीव गांधी सरकार, जो था नगर पालिका से संबंधित। ये भी क्या हो गया? गिर गया। फिर इसके बाद क्या होगा? 73वां संविधान संशोधन और 74वां संविधान संशोधन लाया गया 1992 में। और इसके द्वारा क्या हुआ? वर्तमान में क्या है? वर्तमान में पंचायत और नगर पालिकाएं क्या है? लागू है। स्थानीय सरकारें क्या है? 73वें संविधान संशोधन के द्वारा पंचायतें, और 74वें संविधान संशोधन के द्वारा क्या? नगर पालिकाएं। या फिर हम ऐसे कहें
कि 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा संविधान में एक नई अनुसूची जोड़ी गई, 11वीं अनुसूची, जिसमें 29 विषय हैं और ये पंचायतों की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? पंचायतों की। ये तो पंचायत हो गई। 74वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा संविधान में एक नई अनुसूची जोड़ी गई, जिसका नाम क्या है? 12वीं अनुसूची, जिसमें कितने विषय हैं? जिसमें 18 विषय हैं, जिसमें 18 विषय हैं और ये बात करते हैं नगर पालिका की। यानी नगर पालिकाएं 18 विषय पर काम करेगी और पंचायतें 29 विषय पर क्या करेंगी? काम करेंगी। 73वें और 74वें संविधान संशोधन के द्वारा क्या होगा? इनको संवैधानिक दर्जा दे दिया गया और बाद में फिर धीरे धीरे क्या होगा? सभी राज्यों में, भारत के लगभग कुछ राज्यों को छोड़ दें अगर, तो उन कुछ राज्य, 3 प्रकार के राज्य, 3 राज्य उनको अगर हम छोड़ दें, कुछ SC/ST वाले क्षेत्र हैं जो आर्टिकल 244 के द्वारा प्रोविजन जहां पर किया जाता है, उनको अगर छोड़ दें तो पंचायत क्या है? पूरे भारत में लागू यहाँ पर है, कुछ राज्यों को छोड़कर। ठीक, 3 राज्यों को छोड़कर उनको। तो 73वां और 74वां संविधान संशोधन ये पंचायतों की बात करता है। पंचायतें आर्टिकल 40 में है, ये हमारे संविधान की क्या है? एक विशेषता है। बाद में क्या हुआ? इसको लागू कर दिया गया। ठीक, तो पंचायती राज मंत्रालय बनाया गया, एसपी देश के अध्यक्ष बने। 2 अक्टूबर 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम शुरू हुआ, 1953 में राष्ट्रीय प्रसार योजना शुरू हुई, फिर 1957 में बलवंत राय मेहता समिति आई। इसने सिफारिश ने कहा कि भारत में पंचायतें 3 स्तर की होनी चाहिए, ग्राम सभा, पंचायत जो ब्लॉक होता है वो, और तीसरी जिला पंचायत। ये इसके बाद समिति आती है मेहता समिति, अशोक मेहता समिति। अशोक मेहता समिति ये कहती है कि त्रिस्तरीय की जगह द्विस्तरीय होनी चाहिए। हालांकि इसकी रिकमेंडेशन को एक्सेप्ट नहीं किया गया, लेकिन उसने द्विस्तरीय की बात की थी अशोक मेहता कमेटी ने। तो बलवंत राय मेहता समिति जो BR मेहता है, ये भारत में पंचायतों के जनक के रूप में जाने भी जाते हैं। तो इनके बाद क्या हुआ? सरकार ने 2 अक्टूबर 1959 को जवाहरलाल नेहरू सरकार ने राजस्थान के नागौर से क्या किया? पंचायतों की शुरुआत की। सबसे पहले राजस्थान के नागौर में पंचायतों की शुरुआत हुई और राजस्थान भारत का पहला राज्य बना जहां पर पंचायतें लागू की गई। इसके बाद आंध्र प्रदेश, फिर असम, फिर तमिलनाडु, ये 4 राज्य। लेकिन अब भी पंचायतें पूरे भारत में नहीं थी, क्योंकि अभी तक पंचायतों को संवैधानिक रूप नहीं मिला था। भाई संविधान में तो थे 1940 में, DPSP में थे। आर्टिकल 40 क्या है? DPSP का पार्ट है, और DPSP न्यायोग नहीं है, DPSP सरकार के ऊपर बाध्यकारी नहीं है। DPSP जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं या फिर डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी हैं, ये सरकार के लिए निर्देश हैं कि सरकार कोई कार्य करेगी तो इनको ध्यान में रखेगी सामान्य तौर पे। लेकिन सरकार ने क्या इनको ध्यान में रखा है या नहीं रखा है, इसके बारे में हम कोर्ट में नहीं जा सकते। तो फिर DPSP में जो आर्टिकल 40 है वो पूरा होगा या नहीं होगा, सरकार के ऊपर डिपेंड करेगा। और फिर क्या हुआ? बाद में ये क्या हुआ? संविधान संशोधन हुआ। इसके बाद क्या हुआ? इसी के द्वारा आर्टिकल 243 में व्यापक परिवर्तन किए गए, नए आर्टिकल जोड़े गए। तो आर्टिकल 243 किससे संबंधित? पंचायतों और नगर पालिकाओं से संबंधित है। इसमें बहुत सारे आर्टिकल जोड़े गए, काखा गागा करके या फिर ABCD करके जोड़े गए, जो पंचायत और नगर पालिका के प्रोविजन की बात करता है। तो इसमें ही क्या, इसके बाद क्या किया गया? इसके बाद जो पंचायत या नगर पालिका है, इसके लिए क्या किया गया? इसी आर्टिकल में एक राज्य निर्वाचन आयोग की बात की गई, राज्य निर्वाचन आयोग, और एक यहां पर बनाया गया राज्य वित्त आयोग, राज्य वित्त आयोग। पंचायतों और नगर पालिकाओं के चुनाव को संपन्न कराने के लिए यहाँ पर राज्य निर्वाचन आयोग बनाया गया। राज्य निर्वाचन आयोग क्या करता है? पंचायतों और नगर पालिकाओं के चुनाव कराता है, जबकि राज्यों की विधानसभाओं के चुनाव कराता है केंद्र का निर्वाचन आयोग। जो भारत सरकार का निर्वाचन आयोग है वो किसका कराएगा? संसद का चुनाव कराएगा, राज्यों की विधानसभा का चुनाव कराएगा, राष्ट्रपति का चुनाव करेगा, ये चुनाव वो कराएंगे। और बाकी जो राज्य निर्वाचन आयोग है वो क्या करेंगे? राज्य में पंचायतों का चुनाव कराएगा। राज्य निर्वाचन आयोग का काम है पंचायतों का चुनाव कराना, ना कि केंद्रीय निर्वाचन आयोग का काम है। राज्य निर्वाचन आयोग क्या करेगा? पंचायत का चुनाव करेगा। और राज्य वित्त आयोग क्या करेगा? पंचायतों के लिए फंड की व्यवस्था करेगा। सामान्य तौर पे राज्य वित्त आयोग क्या करेगा कि राज्य सरकार इतना पैसा फंड को देंगी। ये जैसे केंद्र में एक वित्त आयोग होता है आर्टिकल 280 के अनुसार, जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है फाइनेंशियल कमीशन की। इसका काम क्या है? इसका काम ये है कि केंद्र सरकार ने टैक्सों के माध्यम से जो कलेक्शन किया है, उस कलेक्शन में राज्यों का हिस्सा कितना होगा, ये सिफारिश कौन करता है? फाइनेंस कमीशन करता है, जो वर्तमान में कौन सा बना है? 15वां फाइनेंस कमीशन की स्थापना की गई है, जिसके अध्यक्ष कौन है? NK सिंह। ये क्या है? इसके अध्यक्ष है। तो ये वित्त आयोग और निर्वाचन आयोग ये काम करेंगे इनके लिए। तो पंचायतों का चुनाव कौन कराएगा? राज्य वित्त आयोग। और पंचायतों के चुनाव में, नगर पालिका के चुनाव में भाग लेने की न्यूनतम आयु है 21 वर्ष। याद रखना, वोट देने की आयु तो 18 वर्ष है, लेकिन इसमें चुनाव लड़ने की आयु कितनी है? 21 वर्ष है,
जबकि विधानसभा का मेंबर बनने के लिए 25 वर्ष, लोकसभा का मेंबर बनने के लिए 25 वर्ष, राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए 30 वर्ष और राष्ट्रपति या राज्यपाल का चुनाव लड़ने के लिए 35 वर्ष की आयु होनी अनिवार्य है। ठीक, तो ये चीज है। तो ये क्या थी, संविधान की विशेषताएं थी। तो पहला जो पार्ट था वो हमारा क्या था, संविधान की प्रस्तावना, वो इसके बाद संविधान की विशेषताएं। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है राज्य, संघ राज्य या संघ और उसका राज्य क्षेत्र।